अब हम पार्ट 4 ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कैसे हम उसके सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं। हम उसी के बेसिस पर आगे पढ़ेंगे। अब एक बार ही हम थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये शो करा था कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स को अगर हम उसको प्लॉट करें और ग्राफ्स बनाएं तो हमारे को दो टाइप्स के सिस्टम्स मिलते हैं। एक मिलता है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक मिलता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में सॉल्यूशंस कैसे टाइप के होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के टाइप के होते हैं। और इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन। अब इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो इस पार्ट 4 में है। चलिए एक्सरसाइज 2 के बारे में पढ़े। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, they are parallel or coincident. Coincident means कि वो overlap करेंगी। एक बार ही थोड़ा सा पहले का रिकैप्चुलेट करते हैं। हमें अगर देखें, अगर हमारे पास तीन केसेस होते थे, हमारे पास तीन केसेस थे। फर्स्ट केस a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड केस, अगर a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल है और ये c1 ओवर c2 के भी इक्वल हो तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट माने कि वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। और थर्ड केस होता है जब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल है और ये c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, which means the lines will be parallel. The lines will be parallel. इसका मतलब यहाँ पे तीन केसेस, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो लाइंस जो होंगी ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और अगर नो सॉल्यूशन तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अब इनके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर a1 a2 b1 b2 लिख रहे हैं। अगर हम देखें a1 जो है ये वाली इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कंपैरिजन करें, a1 हमारे पास 5 है अपॉन a2 लिखेंगे। a2 क्या है 7। अब b1 क्या है, b1 ओवर b2, b1 कंपैरिजन करें तो हमारे पास -4 है, b2 करें तो वो 6 है विच इज -2 ओवर 3। और c1 ओवर c2 भी देख लें, c1 इज 8 और c2 क्या है -9। c2 है -9। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे जो C1 और C2 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं, हम राइट हैंड साइड का नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम जनरल फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। सो दिस इज 8 ओवर -9। सो इफ यू कैन सी कि ये जो तीनों वैल्यूज आ रही है a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट वैल्यूज है। एब्सोल्युटली डिफरेंट वैल्यूज है। इसका मतलब a1 ओवर a2 जो है b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं है। और जब हमारे पास ये भी आ जाता है कि a1 और a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है तो हम यहीं पे रुक सकते थे। हम c1 और c2 को निकालने की जरूरत नहीं थी, हम वहीं तक करके उसको शो कर सकते थे कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब जो ये लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो लाइंस होंगी वो
इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने कहा था कि आप ये रेशियोज को कंपैरिजन करके बताओ कि जो इसकी लीनियर इक्वेशंस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी। आइए अब सेकेंड वाले को देखें। फिर से अगर हम A1, A2, B1, B2 और C1 और C2 का कंपैरिजन करें, बहुत सिंपल है। A1 ओवर A2 क्या है, यहाँ पर आ रहा है 9 ओवर 18 विच इज 1 ओवर 2। B1 ओवर B2 आ रहा है 3 ओवर 6 जो फिर से 1 ओवर 2 है, ये दोनों सेम है। और C1 ओवर C2 देखें, कंपैरिजन करें तो ये क्या है 12 ओवर 24 विच इज ऑल्सो 1 ओवर 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तीनों जो हैं, तीनों रेशियोज दे आर इक्वल। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 और C2। और ये कब होता है, तब जब जो लाइंस होंगी उसकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, विच मीन्स दैट द लाइंस आर coincident, infinitely many solutions which means that the system of that the lines will coincide, मतलब वो overlap करेंगी। This was about question 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पर ये बात कर रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी के बारे में। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जहां पर जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और दूसरा पार्ट ये है इनकंसिस्टेंट का मतलब जहां पे नो सॉल्यूशन है, मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। अब यहीं से हम देखें A1 ओवर इनके रेशियोज निकाल के कंपैरिजन करेंगे। फिर से A1 ओवर X, A1 X, B1 Y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन करें और देखें क्या है वैल्यूज। A1 ओवर A2, फर्स्ट इक्वेशन में A1 क्या है। अच्छा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पे जो C1 और C2 है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, सॉरी राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इन इक्वेशंस को दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और बनेगा -5 और ये बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने इक्वेशंस को ऐसे लिखा है। अब हम डिफाइन करें अगर A1 ओवर A2। A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। फिर हम B1 ओवर B2 डिफाइन करें। B1 ओवर B2, y का कोएफिशिएंट इज 1, y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2 है। और अगर हम C1 ओवर C2 डिफाइन करें विच इज -5 ओवर -10 विच इज अगेन 1 ओवर 2। इसका क्या मतलब है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। This means this system of linear equation has infinite solutions। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो वो सिस्टम क्या बन जाता है, वो सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाता है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि आपको बताना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सिंस यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं A1 ओवर A2 का। A1 क्या है, x का कोएफिशिएंट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट इन सेकंड लीनियर इक्वेशन इज A2 व्हिच इज 2 ओवर 4 और ये बन गया 1 ओवर 2। नाउ B1 ओवर B2 इज y का कोएफिशिएंट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज 1
y का कोएफिशिएंट सेकेंड लीनियर इक्वेशन में है -2, तो अगर यहाँ देखें यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंस है, एक 1/2 एक -1/2 है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 इज not equal to b1/b2. This means this system of linear equation has only one solution. It is a unique solution. तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे ये बन गया यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट बन जाता है। The system of linear equation becomes consistent. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने डिफाइन करा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज सेज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, जब अगर हम कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं, एक हमने रेक्टेंगल को डिफाइन करा, तो उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वहां पे हम दो चीजें लेते हैं, एक लेते हैं लेंथ और एक लेते हैं, ये हो गया हमारा लेंथ, और ये लेते हैं ब्रेथ। ब्रेथ को सॉरी, ये हमारा होता है ब्रेथ और ये होता है लेंथ। लेंथ। अब जब हम लेंथ और ब्रेथ को डिफाइन करते हैं, हम ब्रेथ को विड्थ भी बोलते हैं, यहाँ पर उन्होंने विड्थ को डिफाइन करा है। उन्होंने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन एक बार डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ। वो कह रहे हैं इसका जो आधा होएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर्स। उन्होंने पेरीमीटर को डिफाइन करा है 36 मीटर। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और यहां कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो लेट मी से हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। जो पेरीमीटर होता है उसका आधा जो है वो 36 मीटर्स दिया हुआ है। सो लेट मी राइट डाउन हाफ टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर्स। एक चीज हमें ये दी हुई है। अब सेकेंड उसमें वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर्स मोर देन द विड्थ। इसका मतलब लेंथ जो है वो विड्थ पे डिपेंड कर रही है। तो व्हाट आई विल डू इज लेट द विड्थ और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स और लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी y मीटर्स। तो उन्होंने क्या कहा, जो लेंथ है दैट इज 4 मोर देन विड्थ। मोर देन का मतलब वो विड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम उसको कि लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन द विड्थ। सो दिस इज माय सेकेंड पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर को डिफाइन करके उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ को हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला था, हमने लिखा था that perimeter is equal to is 2 times length plus breadth। तो इसके अंदर हम लेंथ और ब्रेथ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेंथ जो है वो हमारी y है, which is okay, let's just write down like this, y plus x which becomes 2y। okay, let's just write like this, सिर्फ इतना ही लेके चलते हैं 2y plus x। अब क्या है, हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स बनाना है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो वहां पे वो सोल्यूशन निकलेगा। हमें
हमें लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली फाइंड करना है। सॉल्यूशन को तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे। एक चीज यहाँ पे डिफाइन करनी है कि हम जो एक्स जो इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जो एक्स है मैं वो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, दिस बिकम्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो दिस बिकम्स द मेन इक्वेशन। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हम यहां से निकालेंगे। हमें दिया हुआ पेरीमीटर इज 2 टाइम्स y प्लस एक्स। हमें दिया हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर्स। हाफ ऑफ पेरीमीटर is equal to 36 meters. Let me solve this. Half times 2 times y plus x is equal to 36. यहां से ये सॉल्व हो गया, इससे हमारे पास आ गया x plus y is equal to 36। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पहले सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आई विल इरेज दिस पार्ट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें x और y को इतनी टर्म्स में ले कि हमारा वेयर इट इज इजी टू सॉल्व ओवर देयर। तो अगर हम यहाँ पे करें x को, सपोज मैंने लिया फर्स्ट टर्म में, लेट x बी, इसका टेबुलर फॉर्म बनाएं। चलिए x को अगर मैं सपोज x को अगर मैं 10 लेती हूं, अगर मैं x को 10 लूंगी तो y हमारे पास आएगा 26, which will also be a very big number. Let me take a smaller number than this. Let me take x as say 15। अगर मैं x को 15 लेती हूं तो y आ जाएगा, अगर मैं वहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगी y आएगा 11। एक और सोल्यूशन ले, अगर हम y को 15 ले, सपोज हम y को 15 लेंगे तो x 11 आएगा। तो हमारे पास ये दो सोल्यूशंस बन गए इसके। ये हमारे पास दो सोल्यूशंस आ गए इस इक्वेशन के। अब मेरे को ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व करना है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं इधर निकाल देती हूँ। माई एक्सप्रेशन इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें बहुत सिंपल है, या तो हम x को 0 ले लें और y को, एक बारी x को 0 ले लें, एक बारी हम y को 0 ले लें। अगर मैं x को 0 लूंगी तो y 4 आ जाएगा, अगर मैं y को 0 लूंगी तो x माइनस 4 आ जाएगा। इज वेरी सिंपल। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू 15 जा रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू 15 जा रही है। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम उसमें भी वैल्यूज ऐसे लेंगे। तो ध्यान से बड़ा ये करना पड़ेगा। लेट मी सी। सबसे पहले ये मैंने x की लाइन ड्रॉ कर दी। एक और काम करते हैं, सॉरी y की लाइन ड्रॉ करी थी और ये हो गई x। ओके दिस इज द ओरिजिन। ये नेगेटिव y एक्सिस x डैश। अच्छा, अगर हम एक बार दोबारा देखें, x की वैल्यूज 15 और 11 है। सो लेट मी टेक इन टर्म्स ऑफ 2। अगर हम गैप को 2 सेंटीमीटर तक लें तो ये अगर हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 and 16, 18. Similarly, -2, -4 and -6. y में हमें नेगेटिव इतना लेना ही नहीं है, y पॉजिटिव भी 16 तक है. So let's see if it comes 2, 4, 6, 8, 10, 12. So what we can do is y के अंदर हम या तो हम एक काम करते हैं, हम सारी जो इक्वेशन है उसको हम 4 के टर्म्स में, हम 4 के गैप में ड्रॉ करते हैं. 4 का गैप वुड बी इजियर टू डू. सो लेट मी जस्ट डिलीट दीज. मैं एक बारी जो ये नंबर्स हैं उनको दोबारा डिलीट करके स्केल को डिफाइन करूंगी. चलिए मैं स्केल को डिफाइन कर दूं. यहां से 4 की स्केल को डिफाइन करेंगे. 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20. सिमिलरली यहाँ पे -4, -8, -12, यहाँ पे -4, -8 एंड -12. इस लाइन को भी करेक्ट करें. ओके, नाउ since I have taken a different scale, let me write down that on a scale x axis, y axis दोनों में मैंने डिफाइन करा है 1 centimeter as 4 units. I have defined 1 centimeter as 4 units. Now let's just plot the lines. अगर हम पहले वाली इक्वेशन देखें x plus y is equal to 36, x 15 है तो y 11 है. अब यहाँ पर ना प्लॉट करना थोड़ा सा हो सकता है इसके अंदर वेरी हो, क्योंकि वैल्यूज 8 से 12 के बीच में या 12 से 16 के. मुझे x अगर 15 चाहिए, यहाँ पे इसके बीच का जो होगा वो 14 होगा. सो लेट मी टेक 15 समवेयर हियर, ये वाला पॉइंट. x को अगर हम 15 ले तो y was coming out to be 11. So 12 अगर ये है so 11 would be somewhere this. So let me take this as the point, 15, 11. अब दूसरा है 11, 15. अगर x 11 है, x अगर 11 है जो यहाँ पर है तो y कहाँ जाएगा 15 पर. So 15 would be this. ये वो लाइन बनती है. Let us join this line. ये लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन x plus y is equal to 36. So एक बार इसको हम लिख भी लेते हैं. This is x plus y is equal to 36. अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, -x plus y is equal to 4. इसको प्लॉट करते हैं. अगर x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4, ये वाला पॉइंट बन गया. और x अगर -4 है तो y 0 है, x अगर -4 है तो y 0 है. नाउ लेट्स इंटरसेक्ट दिस. इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे जब हम, तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है. ये लाइन यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब जहां ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द solution of this system. This will be the solution of this system. अब यहां पर एक्चुअली द थिंग इज कि यहां पे ये डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमने
पॉइंट्स ऐसे लिए हैं, because we have taken points in the gap of 4 units, तो यहाँ पे वो solution define करना is very difficult. लेकिन अगर हम देखें it would be that x would be nearby to 12 and y would be nearby to 14, maybe 14, 15. We will find a proper solution using algebraic methods, but यहाँ पे graphical method use करना था and I have a constraint of graph. मेरे पास यहाँ graph proper plot नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे पास ये proper solution नहीं है. But जब आप प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक डेफिनेट सोल्यूशन आएगा जो इन दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होएगा. दिस इज विद दिस क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन 4 को करेंगे. क्वेश्चन 4 यहाँ कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें इसके साथ एक और लीनियर इक्वेशन शो करनी है, लिखनी है, जिससे in the two variables such that geometrical representation of the pair so formed is parallel. अगर हम ऐसी लीनियर इक्वेशन, एक इसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन के साथ एक और लीनियर इक्वेशन लिखी है सच दैट जो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो पैरेलल लाइंस होंगी. तो पहले एक बारी हम फिर से ध्यान दें, अगर हमें पैरेलल लाइंस चाहिए तो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 over a2. जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है that is a1 over a2 is equal to b1 over b2 but it is not equal to c1 over c2. तो हमें अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है दिस इज 2x plus 3y minus 8 equal to 0, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हमें ये देखना होगा कि जो a1 over a2 है उसका रेशियो और b1 और b2 का रेशियो जो है वो इक्वल हो, पर c1 और c2 का रेशियो इक्वल ना हो. तो अगर हम ये देखें, हम सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है ना उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि a1 और b1, a2 को a1 से इक्वल रखें, b2 भी b1 के इक्वल हो. इस केस में a1 over a2 क्या होएगा 1 over 1 और b1 over b2 क्या होएगा अगेन 3 over 3 which is 1 over 1. अब हमें C2 ऐसा चाहिए जिससे C1 over C2 जो वो सेम ना हो, C1 और C2 1 over 1 की इक्वल ना हो. सो लेट मी जस्ट टेक इट एज एनी नंबर. तो इस केस में C1 over C2 क्या आ गया -8 over 5. Therefore I can say that a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. Therefore, this is the system of linear equation. Therefore, the second line can be this. अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे ये बात कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जिनका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है. सो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होता है a1 over a2 should be equal to b1 over b2 and it should also be equal to c1 over c2. यहाँ पे सबका जो है रेशियो सेम होना चाहिए. अब अगर यहाँ हम देखें, अगर मैं सेम ले लू लाइन, पहली लाइन अगर आपके पास जो गिवन लाइन है वो है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. अगर मैं a2 और b2 दो इसकी तरह अगर मैं सेम ले लूं, a2 और b2, अगर 2x plus 3y ले लूं और अगर थर्ड c2 भी 8 ले लूं तो वो इक्वेशन जो होंगी वो सेम बन जाएगी. इसलिए वी डोंट हैव टू डू दैट. मैं क्या करूंगी, मैं इसकी डबल ले लेती हूँ. जो न्यू इक्वेशन चाहिए उसका डबल इक्वेशन लू. अगर मैं 2 की जगह ले लू 4x, 3 की जगह ले लू 6y और 8 की जगह डबल ले लू 16. अब देखें कि हम a1 a2 b1 b2 निकालें तो क्या बनता है. a1 over a2 is 2 over 4 which is 1 over 2. फिर से b1 over b2 is equal to 3 over 6 जो फिर से 1 over 2 होता है. और c1 over c2
-8 ओवर -16 है, तो ये भी 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 और इज इक्वल टू C1 और C2, ये तीनों इक्वल है। तो ये लाइंस क्या, ये सिस्टम जो होएगा वो एक कोइंसिडेंट लाइंस देगा, मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 5 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। देयर आर 2 इक्वेशन, हमें इनका ग्राफ बनाना है। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो जब दो लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और एक ट्रायंगल इसके बीच में बनेगा, और हमें ये देखना है ओके ये दो लाइंस हैं और इसका ग्राफ हमें देखना है एक्स एक्सिस के साथ। जो ट्रायंगल फॉर्म होएगा उसको एक्स एक्सिस के साथ देखना है और उसका शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। हमने कोऑर्डिनेट्स ही बताने हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। यहां पर हम पहले डिफाइन कर देते हैं इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन है वो है x माइनस वाई plus 1 is equal to 0. So let me write it as x minus y is equal to 1 minus 1 सॉरी, जब हम 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -1 बन जाएगा। इसके एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सिंपल x और y डिफाइन करके हम वैल्यूज निकाल देते हैं। सबसे पहले मैं x को 0 लूंगी। अगर x को 0 लेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बाय 1 आ जाएगा। फिर अगर हम y को 0 लेंगे x आ जाएगा -1। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 3x plus 2y is -12 is equal to 0। अब जो कांस्टेंट टर्म -12 है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको अगर हम सॉल्व करें चलिए x और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। सिंपल x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करें तो हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। अगर y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आएगी 4। इट इज वेरी इजी टू फाइंड वैल्यूज, आप बस सब्स्टिट्यूट करो और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लो। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहली लाइन थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके पॉइंट्स है 0,1 एंड -1,0। पहले ग्राफ बनाते हैं। चलिए, दिस इज द ओरिजिन 1 2 this is the x-axis, negative x-axis, negative y-axis, y dash and y-axis. Scale हमें पता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही है, so we are not defining it. अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4 and -5. मैक्सिमम 6 लिया। अब एक बारी जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है 0,1 एंड -1,0। मतलब अगर x 0 है, तो जो y था दैट वाज 0,1, y 1 था, और
अगर x -1 है तो y क्या है 0, x -1 है मतलब x ये है तो y क्या है 0. सो दिस इज द अदर पॉइंट. इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, लाइन को प्लॉट कर लेते हैं. चलिए ओके, लेट्स सी. सेकेंड क्या है 0,6 एंड 4,0. तो अगर x 0 है तो y क्या है 6. तो y है 6. और अगर x 4 है तो y है 0. x अगर 4 है तो y 0 है, इसका मतलब ये यहीं पे स्टॉप करेगा, ये मूव नहीं करेगा. अब लेट्स जॉइन दिस. अब एक और बात है, हम यहाँ पर एक बारी लाइंस को भी डिफाइन कर दे. कौन सी लाइन कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये वाली जो लाइन है वो x माइनस वाई. सो दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और जो दूसरी लाइन थी वो थी 3x प्लस 2y माइनस 12. सो दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 12. ये दोनों लाइंस है. अब हमें क्या बताना है कि हमें वर्टिसेस देने हैं उस ट्रायंगल के जो इस इन लाइन से इंटरसेक्शन से बने विद द एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब वो जो पॉइंट्स होंगे वो ये पॉइंट्स होंगे. एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है विद द एक्स एक्सिस एंड द अदर पॉइंट इज दिस. और जो शेड करना है रीजन, द रीजन टू बी शेड that we have to shade is this with the x-axis. This is the region जो शेड करना है with the x-axis. ये ट्रायंगल है जो बन रहा है with the x-axis. This. अब पॉइंट्स को एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं वो. जो ये पॉइंट है, अगर हम देखिए दिस पॉइंट x को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 से और y को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 से, तो वो पॉइंट है 2,3. ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर, दिस x एक्सिस पर x का पॉइंट -1 है पर y क्या होगा 0. और यहाँ पर x क्या है 4 और y कोऑर्डिनेट होएगा 0. सो 3 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स है जो अगर हम कोऑर्डिनेट ले a, b और C. सो A जो कोऑर्डिनेट है ट्रायंगल का, वर्टेक्स है ट्रायंगल का, वो 2,3 है. जो B है दैट इज -1,0 और जो C है वो है 4,0. तो विद दिस क्वेश्चन हमने यहाँ पे शो करा कि जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक, उनका जो ग्राफ है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है विद द एक्स एक्सिस. और उस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए, तीनों वर्टिसेस बता दिए और हमने रीजन को शेड भी कर दिया. नाउ विद दिस क्वेश्चन हम एंड करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन. यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है. 2,3 इज आल्सो द सॉल्यूशन क्योंकि वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है. जहां पर टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के. So with this, we end the graphical method of finding the solution of linear equation. Next part में हम पढ़ेंगे algebraic methods के बारे में कि algebraic methods कौन से होते हैं जिससे हम linear equations को solve कर सके. Thank you.